पहले जो 11th के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ मैं आपको 11th का रिवीजन करा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन होती है A क्रॉस B इज इक्वल टू X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B। ये जो X, Y है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो X है वो फर्स्ट सेट से आता है और जो Y है सेकंड एलिमेंट वो सेकंड सेट से आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आपको A की वैल्यू दी हुई है, A इज इक्वल टू 1 2 3 और B आपको गिवन है B इज इक्वल टू 4, 5। तो जब आप A क्रॉस B कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, यानी कि X 1 हो सकता है। तो X अगर 1 है तो Y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं? तो 1 के साथ 4 आ सकता है और 1 के साथ 5 आ सकता है। ऐसे ही फिर 2 तो Y 4 हो जाएगा, फिर Y 5 हो जाएगा और ऐसे ही अगर X को 3 लेते हैं तो Y 4 हो जाएगा और Y 5 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसी से रिलेशन भी आता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है A क्रॉस B का एफ्लिक्टेड टू अ कंडीशन, एफ्लिक्टेड टू अ कंडीशन। और ये जो कंडीशन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या जो रिलेशन है वो क्वेश्चन में दिया जाए। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन इज फ्रॉम A टू B। ठीक है, रिलेशन इज सच दैट इज फ्रॉम A टू B गिवन बाय। अब रिलेशन क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट है तो रिलेशन को भी हम A क्रॉस B की तरह ही लिखेंगे, है ना। तो रिलेशन इज इक्वल टू XY सच दैट X belongs to A, Y belongs to B और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई होगी जैसे X plus Y is equal to 7। ठीक है, तो इसमें A क्रॉस B के वो एलिमेंट्स आएंगे। ये वाली जो डेफिनेशन है ये A क्रॉस B की डेफिनेशन है और ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो आप A क्रॉस B के वही एलिमेंट्स ले सकते हो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स देखिए, ये जैसे A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, इसमें से इस कंडीशन को कौन कौन से एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं? 2,5 और 3,4। तो इसमें ये दो एलिमेंट्स आएंगे, एक 2,5 और दूसरा हो गया 3,4। करेक्ट है बेटा? तो ऐसा नहीं है कि जो X plus Y = 7 को सेटिस्फाई करेगा वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। वो एलिमेंट्स A क्रॉस B के अंदर भी होने चाहिए, है ना। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो XY A क्रॉस B को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B। तो A से B में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। जैसे हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। इसका भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर 3, तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए। फिर 2 raised पर 6 यानी कि 64। तो जैसे ये एक सबसेट था, इस तरह के आप अलग-अलग और 64 सबसेट्स बना सकते हो और उन सबसेट्स को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा,
presentation of element of a relation, presentation of element of a relation, रिलेशन के एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एक्स वाई है ये एलिमेंट है रिलेशन का, है ना। तो क्योंकि ये सेट है तो आप सेट की तरह इसको लिख सकते हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जैसे सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। या इसको एक दूसरी तरह से लिख सकते हो, एक्स कैपिटल आर वाई, इसको हम पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। दोनों का एक ही मतलब है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोलिए उसका भी मतलब है कि एक्स वाई से रिलेटेड है, या एक्स कैपिटल आर वाई बोलिए तो उसका भी मतलब है कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशन। तो ये एलिमेंट्स को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो या एक्स आर वाई लिख सकते हो। नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। ये रिलेशन है ना, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं और आर किसी ए की सेट में डिफाइंड है, मतलब एक सेट है ए और उसी के ऊपर वो रिलेशन डिफाइंड है। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्सिविटी, है ना। ये हम बोलेंगे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो ए सेट है ना, इसके अंदर से हर एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्मॉल ए है ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ना उसमें x, y होता है, वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ये जो स्मॉल a है ना, ये सारे एलिमेंट्स को, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है एंड स्मॉल ए का स्मॉल ए से ही रिलेशन है, जैसे x, y आर को बिलोंग कर रहा था ना, यहाँ पे a, आर को बिलोंग करे, यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो जो रिलेशन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। x अगर a है तो y भी a होना चाहिए। अच्छा सपोज करिए कि ये जो एक सेट है कैपिटल ए, इसमें 10 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन है, 10th एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका खुद से रिलेशन नहीं है तो वो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए क्योंकि ये जो स्मॉल ए है ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या होगा? जो भी रिलेशन की कंडीशन होगी, जैसे पिछले एग्जांपल में ये था ना कि x + y = 7, तो यहाँ पे a + a = 7 होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइंड होगा क्वेश्चन के अंदर। रिलेशन की डेफिनेशन में एक कंडीशन आएगी, जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में x + y = 7 था, इसको भी मैं अभी एग्जांपल से आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसी में हम इसके साथ एक एग्जांपल कर लेते हैं। रिलेशन आपको दिया हुआ है R, एक रिलेशन दे रखा है। ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए 1, 2, 2, 3 और 3, 4, ये रिलेशन दिया हुआ है और जो रिलेशन है ना वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स के ऊपर है। तो इज R रिफ्लेक्सिव? यस रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है,
1,1 R को बिलोंग कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर। तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें x और y दोनों सेम, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर 1 है तो उसमें 1 के साथ y भी 1 होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। 3 से। तो 2 का 2 से होता है, 3 का 3 से होता है। जितने भी रेशनल नंबर थे सबका खुद से रिलेशन होता है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बेटा? सर अगर वहाँ पे 1,2 की जगह 0,0 होता तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता? सिर्फ एक एलिमेंट से तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मान लो एक रिलेशन के अंदर 3x है, x की 3 वैल्यूज है 1 2 3, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे रिलेशन ना a से a में है, और a क्या चीज है? a सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस का सेट है। और रिलेशन आपको बताया हुआ है, एंड रिलेशन इज सच दैट L1, L2 such that L1 is parallel to L2। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। और जो L1 L2 है वो A को बिलोंग करता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है? रिलेशन किस पे अप्लाइड है? स्ट्रेट लाइंस के सेट के ऊपर अप्लाइड है। और उसमें अगर L1 L2 R को बिलोंग करते हैं तो L1 L2 के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इज R रिफ्लेक्सिव? ठीक है, तो इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमने ये सपोज किया है, इसके अंदर से ए के अंदर से एक एलिमेंट निकाले, हमने एक लाइन इसके अंदर से निकाली कैपिटल एल, है ना। ए क्योंकि स्ट्रेट लाइंस का सेट है तो हमने एक लाइन उसके अंदर से निकाली, एल कैपिटल ए को बिलोंग करता है। नाउ अब आप देखिए कि एल का एल से रिलेशन चेक करते हैं। अगर एल को एल आर को बिलोंग करता है तो एल जो है वो एल के पैरेलल होना चाहिए, यही रिलेशन की डेफिनेशन है। अगर L1 L2 को R को बिलोंग करता है तो L1 L2 के पैरेलल होगा। L, L अगर R को बिलोंग करता है तो L L के पैरेलल होगा। ये ट्रू है या नहीं? हर एक लाइन उसके पैरेलल होती है या नहीं? Which is true. Which is true for all L belongs to capital A. पर हर लाइन खुद से पैरेलल होती है। तो क्या कुछ लाइन अगर एक लाइन है तो उसके पैरेलल होगी या नहीं? जैसे एक लाइन है, ये खुद के पैरेलल है या नहीं? पैरेलल का मतलब है कि उसके हर एक पॉइंट से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये दो लाइंस हैं L1 और L2, तो इनके बीच में हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम होगा। अब अगर एक ही लाइन है तो ये वाली जो दूसरी येलो वाली लाइन है ये भी इसी के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो फिर उनके बीच का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हर एक जगह सेम ही रहेगा ना। तो इस तरह से हर एक लाइन खुद के पैरेलल है, which is true. So therefore R is reflexive. तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए। जब आपको किसी सेट को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है तो सबसे पहले जो भी सेट गिवन है उसके अंदर से एक जनरल एलिमेंट लेते हैं। जनरल एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। क्लियर है? तो आपने इसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया L, और ये जो L है ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सारे स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको खुद से ही रिलेट करिए। जैसे L का रिलेशन L से आपको चेक करना है, तो L L के पैरेलल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो वो ट्रू है क्योंकि आपको पता है कि हर एक लाइन खुद के पैरेलल होगा। तो इस तरह से जो R है वो रिफ्लेक्सिव। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, इसको नोट करिए। सिमेट्रिक रिलेशन। सपोज करिए कोई रिलेशन है A सेट से A सेट के ऊपर, एंड
कोई एक एलिमेंट है x, y जो R को बिलोंग करता है, एंड दिस इंप्लाइज y, x भी R को बिलोंग करेगा, वेयर जो x, y है वो A को बिलोंग करता है। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हैं A के अंदर, x और y। x और y का रिलेशन है आपस में, है ना, x, y बिलोंग्स टू R। तो अगर y का भी x से भी रिलेशन होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिवर्स भी होना चाहिए। जैसे 1, 2 है तो 2, 1 भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, 3, 1 है तो 1, 3 भी उसके अंदर होना चाहिए। 2, 5 है तो 5, 2 भी उसके अंदर होना चाहिए। मतलब जो भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर मिलेगा उसका रिवर्स एलिमेंट भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करिए कि कोई सेट आपको दिया हुआ है A 1, 2, 3 और इसके ऊपर एक रिलेशन है जो A से A में डिफाइंड है और रिलेशन के एलिमेंट्स आपको दिए जैसे 1 का 1 से है रिलेशन, फिर 1 का 2 से है और 2 का 1 से, 2 का 1 से, ये रिलेशन दिया हुआ। आपसे पूछा है कि इज आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है? नन ऑफ द। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है जरा बताइए। तो two equal ही है x और y। एक केस में। एक केस में है ना, 1, 1 आपको बिलोंग करता है। तो देखिए जो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है ना, 3 का 3 से रिलेशन नहीं, तो इससे आप बता सकते हो कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक को देखिए। तो ये ऐसा रिलेशन के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑपोजिट एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं? 1 और 3 तो रिलेशन के अंदर है ही नहीं। 1, 1 का रिवर्स करो, 1, 1 ही आएगा, तो उसके अंदर है, तो दोनों है उसके अंदर 1, 2 और 2, 1 उसके अंदर। तो इसमें आपको सारे एलिमेंट सारे मतलब A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स को नहीं देखना है या A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स को नहीं। इसके अंदर आपको सिर्फ रिलेशन के एलिमेंट्स को देखना है। इसको देखिए, x y R को बिलोंग करता है तो y x भी R को बिलोंग करना चाहिए। मतलब रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको देखना है कि उनका रिवर्स एलिमेंट भी उसके अंदर है या नहीं। रिलेशन में कौन सा एलिमेंट नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है ना। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में ये करना था, रिफ्लेक्सिव में ये करना था कि भाई जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबकी खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक के केस में आपको रिलेशन के एलिमेंट्स को ही देखना है कि रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑपोजिट रिलेशन भी होगा या नहीं। तो रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। बस उन्हीं 3 एलिमेंट के बारे में सोचना है कि उसको अगर आप फ्लिप कर दो तो वो मतलब x का y से रिलेशन है तो y का x से रिलेशन होगा या नहीं। अब देखिए पहला एलिमेंट है 1, 1, उसको रिवर्स करोगे 1, 1 ही रहेगा, वो उसके अंदर है। 1, 2 दूसरा एलिमेंट है, उसका रिवर्स क्या होगा, वो भी रिलेशन के अंदर है। फिर तीसरा एलिमेंट देखिए 2, 1 है, उसको रिवर्स करिए 1, 2 वो भी रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। as x, y belongs to R implies y, x belongs to R for all x, y belongs to R. This implies R is symmetric. तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि भाई R जो है वो A से A में है। A सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को डिनोट करता है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। एंड R की डेफिनेशन दी हुई है कि R इज इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2 and L1, L2 belongs to A.
तो बताइए कि इज आर सिमेट्रिक, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, पिछली बार जब हमने ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव के लिए किया था, इज आर रिफ्लेक्सिव, तो हमने एक एलिमेंट अज्यूम किया था, एक जनरल एलिमेंट, है ना, एल, और उसका खुद से ही रिलेशन शो किया था। अब की बार जब आप इसको इसके लिए करोगे सिमेट्रिक के लिए, तो आपको दो एलिमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, ए के अंदर से, एक L1 और एक L2, कि L1 L2 ए को बिलोंग करता है, एंड फिर हमने ये कंसीडर किया कि L1 का L2 से रिलेशन है, करेक्ट है। L1 का L2 से रिलेशन है, तो क्या कंडीशन बनेगी? पैरेलल टू L2, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन है कि जो भी एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर होंगे x y, वो y x y के पैरेलल होगा, जैसे L1 L2 के पैरेलल। अच्छा, अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि इसका L2 is parallel to L1. तो इसका रिवर्स भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि L2, L1 R को बिलोंग करना चाहिए। तो आप बताइए कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा? होगा, है ना। L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। और अगर L2 L1 के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि L2, L1 R को बिलोंग करेगा, और इसका मतलब है कि R क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। नोट करिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है ना, उसमें ये जो सिंबल बना हुआ है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल है, वन साइडेड इंप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसमें एरो एक ही तरफ बना हुआ है, इसका मतलब उससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो इफ वाला स्टेटमेंट होगा, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एरो के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो देन वाला स्टेटमेंट होगा। तो ये इफ देन को डिनोट करता है ना। तो इंप्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन स्टेटमेंट। नोट कर लिया? करिए। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज करिए कि जो रिलेशन है वो ए से ए में, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R, implies x comma z belongs to R, then R is a transitive relation। ठीक है, तो R एक transitive relation, ठीक है। तो इसमें ये जो x y z है, ये एलिमेंट्स ए के अंदर से ही आने चाहिए। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की जरूरत होती है, सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए आपको ए के अंदर से दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एक्स का रिलेशन वाई से आप अज्यूम करते हो और उसको प्रूव करते हो तो वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। इसी तरह से सिमेट्रिक के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है ए सेट के अंदर से। एक्स का पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, दूसरे का तीसरे से रिलेशन होना चाहिए। तो आप इसमें शो करते हो कि पहले का रिलेशन तीसरे एलिमेंट से होगा, है ना। तो अगर होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये वाला जो रिलेशन है ये होल्ड नहीं करता है, मतलब पहले का दूसरे से रिलेशन है और दूसरे का किसी से रिलेशन नहीं मिल रहा है, जैसे 1 का 2 से, 2 का किसी से रिलेशन नहीं है ना। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है 2 का आपको किसी के अंदर रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन आपको नहीं मिल रही है, देन आल्सो R is said to be transitive। तब भी हम R को ट्रांजिटिव ही बोलते हैं, said to be transitive। ठीक है, ये कुछ बात जो है ना हजम नहीं होती कि ऐसा क्यों होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा।
ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसे ये कहता है कि अगर x का y से रिलेशन है और y का z से रिलेशन है तो x का भी z से रिलेशन होगा। तो ये कंडीशन, इसका जो रिजल्ट है कि x का z से रिलेशन होगा, वो दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। और जो रिलेशन है वो एक टूल है ना, जो चीजों को रिलेट करता है। ठीक, तो इसको ऐसे समझिए जैसे जो रिलेशन है वो तो जूस निकालने की मशीन है ना, जैसे गन्ने के जूस निकालने की मशीन है। आप उसमें एक तरफ से गन्ना डालोगे तो दूसरी तरफ से जूस निकलेगा। अब आप उसके मशीन के दूसरी तरफ खड़े हो गए और देख रहे हो कि भाई जूस तो आ ही नहीं रहा, तो क्या आप बोल दोगे कि भाई जो मशीन है वो खराब है? भाई उसमें जब इधर से गन्ना डालोगे तभी तो जूस निकलेगा। तो जब कंडीशन ही आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उसके रिजल्ट के बारे में थोड़ी ना कुछ पूछ सकते हो। तो जब ये दोनों कंडीशन मिलेंगी, x का रिलेशन y से होगा, y का z से रिलेशन होगा, और x का z से रिलेशन होगा, तब वो ट्रांजिटिव है। x का z से रिलेशन नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन अगर दो कंडीशन नहीं मिलेंगी, आपको एक ही कंडीशन मिल रही है, तब भी आप रिलेशन को उसका ब्लेम नहीं डाल सकते। उस केस में भी आप रिलेशन को क्या लोगे? ट्रांजिटिव। करेक्ट है बेटा? इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको r की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3 और रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। ये एक रिलेशन है। तो आप बताइए कि r1 जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं? r1 इज नॉट ट्रांजिटिव। r1 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 3 से रिलेशन नहीं। 1 का 3 से रिलेशन देखो, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से, तो कंडीशन तो मिल रही है। x का रिलेशन y से हो गया, y का रिलेशन z से हो गया, लेकिन x का z से रिलेशन नहीं मिलता है, यानी कि 1 का 3 से रिलेशन नहीं मिलता, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। एक दूसरा रिलेशन देखिए, r2 इज इक्वल टू 1 का 2 से रिलेशन है और फिर 1 का 3 से रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? इसमें आपको x का y से रिलेशन मिल रहा है, 1 का 2 से है, 2 का किसी से भी नहीं, तो कंडीशन नहीं मिल रही है आपको, है ना। फिर 1 का 3 से है, 3 का किसी से रिलेशन नहीं, तो इसमें भी आपको yz वाली कंडीशन नहीं मिल रही। तो इस केस में ये क्या होगा? r2 इज आल्सो r2 इज ट्रांजिटिव, एज 1 का 2 से रिलेशन है और ये जो 2 का रिलेशन होना चाहिए ये होल्ड ही नहीं कर रहा है। फिर 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का किसी से रिलेशन होना चाहिए, वो भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। आर इज अब आप जरा सोच के बताइएगा, उसका प्रेजेंटेशन भी आपको लिखना है। जो हमने एग्जांपल लिया था पैरेलल लाइंस का, वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? जैसे R जो है वो A से A में और कैपिटल A सेट ऑफ लाइंस को डिनोट करता है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस को डिनोट करता है, और रिलेशन आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1, L2 belongs to A. तो is R ट्रांजिटिव? तो आप बताइए कि R जो है वो ट्रांजिटिव होगा क्या? तो इसके आपको इसके केस में कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो हम A के अंदर से जो सेट गिवन है उसके अंदर से हमने 3 एलिमेंट सपोज कर, एक L1, एक L2 और एक L3। ये तीनों A को बिलोंग करते हैं। और फिर हमने ये अज्यूम कर लिया कि L1 का L2 से रिलेशन है और L2 का L3 से रिलेशन है, ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव हो जाए? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, L1 और L3 पैरेलल है। तो L1 L2 के पैरेलल होगा यस और
L2 L3 के पैरेलल होगा। तो आप बताइए क्या L1 भी L3 के पैरेलल होगा? Yes, sir. और अगर L1 L3 के पैरेलल होगा तो इसका मतलब L1 का L3 से रिलेशन है। Yes, sir. तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से रिलेशन था, सेकंड का थर्ड से, और प्रूव कर दिया कि फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? R इज तो जो R है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। सर वैसे ही R1 वाले केस में भी निकला था। R1 वाले केस में सर ये 1 2 था तो फिर 3 और 1 और 3 को इसमें तो दिया नहीं हुआ ना, इसमें सारे आपको एलिमेंट्स दिए नहीं हुए, इसमें तो पूरा सेट ही बना के आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है ना। उसमें तो कितनी लाइंस हैं वो ही नहीं पता, ठीक है, उसमें सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। इसमें तो आपको पूरा सेट दिया हुआ है, उसमें आप अलग से अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो एग्जांपल ये दिया हुआ है L1 L2, ये अज्यूम करा हुआ है, इसके अंदर इनफाइनाइट लाइंस आ सकती है ना। तो सारी लाइंस को तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसके ऐसे केसेस में हम कोई भी 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं जो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नोट करिए। तो रिलेशन आपको सेट ए से सेट ए के ऊपर दिया हुआ है, और रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आपको बताना। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है। किस वजह से नहीं? सर क्योंकि 1 2 है। 1 2 है वो जरूरी नहीं है, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है या नहीं? नो सर। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो फिर क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, है ना। तो एज 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये सारे R को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है ना। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से और 4 का 4 से है, तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव। उसके बाद भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि हर एक एलिमेंट का, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखिए बेटा, सिमेट्रिक है या नहीं? नो सर। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? 1 2 है सर। 1 2 है, 1 2 R को बिलोंग करता है, लेकिन 2 1 R को बिलोंग नहीं करता, तो इसी से आप बोल दोगे कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक नहीं। अच्छा, ट्रांजिटिव सोच के बताइए कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हर एक एलिमेंट को देखिए, 1 का 2 से है नहीं सर है, 2 का 2 से है, तो 1 2 होना चाहिए है, ठीक है। फिर 2 का 2 से है और 2 का और किसी से है नहीं है, ठीक है। तो 2 का 2 से, तो 2 का 2 से हो गई। फिर 1 का 1 से है, 1 का और किसी से, 1 का 3 से, 1 का 3 से है, तो 1 3 होना चाहिए, वो है। 1 का 1 से है, 1 2 होना चाहिए, देखिए 1 का 1 से रिलेशन है ना, और 1 का 2 से रिलेशन, तो आपको चेक करना है कि 1 का 2 से है या नहीं, बताओ है या नहीं है ना। 1 का 2 से रिलेशन, ठीक है। फिर आप कह रहे हो 1 का 1 से रिलेशन है, तो फिर 1 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का किससे रिलेशन होना चाहिए? 3 से रिलेशन होना चाहिए, वो भी है ना। फिर चलो आगे 4 का 4 से, तो 4 का तो और किसी से है ही नहीं, तो ये भी जब नहीं होगा दूसरे एलिमेंट से तो ट्रांजिटिव होगा। 4 4 तक हमने चेक कर लिया बेटा। अब 1 3, 1 का 3 से है और फिर 3 का दूसरे एलिमेंट से 2 से है, 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 2 से रिलेशन है, तो फिर 1 का 2 से होना चाहिए है, ठीक है। फिर 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 का 3 से है और 3 का और किसी से है,
3 का 2 से, तो 3 का किससे होना चाहिए? 2 से, तो 3 का 2 से भी है। और चलिए बेटा 3 का 2 से रिलेशन है, 2 का किससे? 2 का 2 से, उसका मतलब 3 का 2 से होना चाहिए, वो भी है। तो सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सर सारे 4 वाले के लिए 4 बताओ, बोलो किसका नहीं? 4,4 है, तो फिर ये जो दूसरा एलिमेंट है 4 का और किसी से है क्या? नहीं है, तो 4 का और किसी से नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरे वाली कंडीशन आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी ये ट्रांजिटिव होगा, है ना? तो इसको लिखेंगे एज x, y belongs to R, y, z belongs to R implies x, z belongs to R. So this implies R is सर दूसरी वाली कोई रिलेशन नहीं है और थर्ड वाली भी नहीं है, तब भी हो जाएगा। दूसरी वाली अगर रिलेशन नहीं है तो थर्ड वाली कैसे होगी? जब थर्ड एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है तो थर्ड वाला कैसे हो जाएगा? अगर दूसरा वाला रिलेशन नहीं होगा तो जो उसका रिजल्टेंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो वो तो केस ही अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, भाई x का रिलेशन y से और y z नहीं मिल रहा है, यानी कि z उसमें दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो तीसरा एलिमेंट है, तो फिर x z कैसे दिखेगा, है ना? तो ये रिलेशन कैसा हुआ बेटा? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नोट करिए बेटा। सर तो पेपर में हमें अगर तो जो हम लिखते थे रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, उसका मतलब ए जो सेट है वो z बनेगा। रिलेशन की वैल्यू दी हुई है, रिलेशन इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस y सच दैट xy such that x minus y modulus is a multiple of 4. तो x minus y का जो मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल है, और x y z को बिलोंग करता है। ठीक है, प्रूव दैट R is an equivalence relation। तो हमें ये प्रूव करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये क्या नई चीज आ गई? इक्विवेलेंस रिलेशन तो कोई नई चीज नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है? एक एलिमेंट। और ये जो एक एलिमेंट है x, ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है ना, ये एक जनरल एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। अब हम चेक करेंगे इसका खुद से रिलेशन है या नहीं, x का x से रिलेशन। तो अगर x का x से रिलेशन होगा, इसका मतलब है कि z के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका खुद से रिलेशन होगा। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए यहाँ पे, मॉड्यूलस x माइनस y खुद यहाँ पे x है, तो x माइनस x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस x तो 0 हो गया, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बताइए बेटा, 0 4 का मल्टीपल होता है या नहीं? 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, which is true। आप 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हो, 0 को 4 से डिवाइड करिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो therefore R is रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ अब बताइए कि सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको उसमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि भाई पहले एलिमेंट का रिलेशन दूसरे से, फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि दूसरे का एलिमेंट पहले से। तो आपको 2 एलिमेंट तो उसमें अज्यूम करने ही पड़ेंगे। वो 2 एलिमेंट जो भी सेट आपको दिया हुआ है उससे अज्यूम करोगे। तो हमने ये सपोज किया कि x y z को बिलोंग करता है।
अब हम इसमें लेके चलेंगे कि एक्स वाई का रिलेशन है। अगर एक्स वाई का रिलेशन है तो इसका मतलब मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, ये जो पूरा सेंटेंस है कि x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4, उसको हम 4m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो 4m मतलब 4 का मल्टीपल हो गया। m फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो हमने उसको लिख दिया कि m इज एन इंटीजर। अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक हो जाए? y minus x y माइनस x का रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए कि ये जो मॉडुलस x माइनस वाई है, इसको हम मॉडुलस y माइनस x लिख सकते हैं या नहीं? yes sir क्यों लिख सकते हैं? modulus क्योंकि मॉडुलस है, तो जो नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है वो भी मॉडुलस ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। जैसे 3 माइनस 7 माइनस 4, उसका मॉडुलस कितना हो गया, 4। 7 माइनस 3 तो वो भी 4। तो मॉडुलस में x माइनस वाई और y माइनस x में कोई फर्क नहीं रहता। अच्छा, y माइनस x अगर 4 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब y का x से रिलेशन हो गया, yes sir तो r जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। सिर्फ एक एलिमेंट से हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि जो एक्स वाई है ना वो एक एलिमेंट नहीं, वो जनरल एलिमेंट है जो सारे ऑर्डर पेयर्स को डिनोट करता है, जो भी रिलेशन के अंदर है ना। तो एक्स वाई को कोई हमने पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं हुई है, वो तो जनरल है। जनरल का मतलब एप्लीकेबल टू ऑल, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। तो आर ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा। हाँ सॉरी सिमेट्रिक होगा, तो आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट x y स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, एंड हमने सपोज कर लिया कि x y r को बिलोंग करता है और y z r को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस y इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड y माइनस z इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और ये जो हमने एलिमेंट्स अज्यूम करे हैं p और q, these should not be fractions, तो इनको हमने इंटीजर्स लिख दिया, है ना। मल्टीपल का मतलब है into 1 into 2 इस तरह से, तो इंटीजर्स होने चाहिए। अब अगर हमें ये प्रूव करना हो कि भाई x का z से रिलेशन है, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? y को खत्म करना पड़ेगा, तब x और z का रिलेशन आएगा। तो यहाँ से मॉडुलस हटा दीजिए, मॉडुलस हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस, और यहाँ से भी मॉडुलस हटा दीजिए तो ये भी प्लस माइनस आ गया। अब दो इक्वेशंस मिल गए। हमारा फोकस है कि हम y को एलिमिनेट करें ताकि x और z को रिलेट कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस z, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q। y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, p प्लस q, मॉडुलस लगा दीजिए, तो x माइनस z मॉडुलस प्लस माइनस 4 तो 4 हो जाएगा मॉडुलस लगने के बाद, और ये हो जाएगा मॉडुलस p प्लस q। अच्छा, ये p और q इंटीजर्स है, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो वो इंटीजर आता है नहीं, yes sir ठीक है। तो ये x माइनस z 4 का मल्टीपल हो गया, तो दिस मींस x माइनस मॉडुलस x माइनस z इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको हमने r लिख दिया, फिर r इज इक्वल टू p प्लस q मॉडुलस, और ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि xz r को बिलोंग करेगा, और xz अगर r को बिलोंग करेगा तो r इज ट्रांजिटिव आल्सो, और अगर ट्रांजिटिव है तो एनहेंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन, करेक्ट है। तो r अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब हो गया कि r जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट करिए, एक रिलेशन है बेटा, r इज फ्रॉम a टू a, और जो a है इज सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इसमें रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y,
ब्रदर ऑफ वाई इज आर सिमेट्रिक, क्या आर सिमेट्रिक होगा? कौन बोल रहा है ये? बताइए, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? नो सर, कैसे नहीं होगा? ये सर होगा। होगा, ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्यों? X is brother of Y. तो y से Y is brother. वाई सिस्टर भी हो सकता हाँ, है ना, ये तो नहीं बोला है कि दोनों मेल कैंडिडेट्स हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग बोला। तो एक्स वाई का ब्रदर है तो वाई उसकी सिस्टर भी हो सकती है, yes, तो वाई अगर सिस्टर होगी तो वाई एक्स का ब्रदर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जो है वो कंडीशन चेंज हो सकती है। अगर हम इसको बनाना चाहें कि सिमेट्रिक है तो बना सकते हैं। हम लिखते हैं कि जो ए है वो सेट ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग्स है ना। assume कर सकते हैं। नहीं, अज्यूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही बदल दिया हमने, मैंने बदल दिया क्वेश्चन। मैंने बोला कि भाई सेट ऑफ मेल्स है, मेल कैंडिडेट, तब बताइए तब क्या ये सिमेट्रिक होगा? Yes. फिर तो होगा, क्योंकि उसमें वो सिस्टर वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको ना सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो सोचनी है। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही। आपको एक्सरसाइज 1.1 विद ऑल द एग्जांपल्स, पहले सारे एग्जांपल्स पढ़िएगा, एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक एक बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर इस एक्सरसाइज को करिएगा। समझ में आसानी से आ जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जाम में नहीं लिख पाते, है ना। तो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है।